हेलो बच्चों, जीडी स्पेशल बैच में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीडी स्पेशल टेस्ट सीरीज में बैच 6 की। आज के क्वेश्चंस आपके लिए जैसे पिछली बार हम लेकर आए, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको देखिए वही सब कुछ पर्याप्त है आपके लिए। पिछले पैट के एग्जाम में भी हमारे चैनल है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 80% से अधिक क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आए और बच्चे आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से लाने वाले हैं जिन्होंने इसको पढ़ा था। आप भी विश्वास करिए और इसको पूरी क्लास देखिए, पढ़िए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, 600 क्वेश्चन आपको पूरा मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी और चार चांद लग जाएंगे। इसी के साथ मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करते हुए अपना वीडियो आज क्लास शुरू करता हूँ। बने रहिए, क्लास में बने रहिए। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी बजाएं, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशंस मिल जाए। इस के साथ ही आपकी क्लास आज की तैयार है। तो देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है। ध्यान रखें, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम। ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। तो दो बातें इसमें क्वेश्चन दी गई है, ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, फिर क्या है। तो देखिए ऑप्शन जल, पारा, सोडियम क्लोराइड और वायु। तो इसमें पूछा है यौगिक और तत्व क्या है। तो देखिए, तत्व जो होते हैं हमारे मूल रूप में होते हैं। क्या होता है? तो मूल रूप में होते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? ये तत्व के निश्चित अनुपात। क्या होता है? निश्चित अनुपात में बने होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं यौगिक। देखिए, मूल रूप में कौन है हमारे यहाँ पर? पारा है, पीवी। ये क्या है? मूल रूप में है, पीवी। ठीक है। जल क्या है? H2O। इसमें H और O का अनुपात है। क्या है? H और O का अनुपात है यहाँ पर। H और O का अनुपात है इसमें। ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl। तो NaCl में भी Na और Cl का अनुपात है, निश्चित अनुपात है, इसलिए ये तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। आंसर हमारा क्या है इसमें? वायु है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। तो देखिए, केमिस्ट्री में हम देखें, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व और यौगिक। ये ऊपर वाला जो हमारा है क्या है? शुद्ध पदार्थ में आते हैं तीन को ऑप्शन। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, जिसे बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। यहाँ वायु हमारा कैसा है? समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन आपका सॉल्व हुआ। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपकी 1784 में बंगाल में कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति था विलियम जोन्स। आंसर हमारा विलियम जोन्स इसकी स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। इस समय बंगाल का गवर्नर था इस समय बंगाल का गवर्नर था आपका वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस इस समय गवर्नर था। विलियम जोन्स ने देखिए 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्वेश्चन आता है, ये किस व्यक्ति ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो वो था विलियम जोन्स ने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम। पुस्तक है वो कालिदास जी द्वारा रचित एक किताब का नाम। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? एक क्वेश्चन हमारा पैट में आया अभी, आपने देखा होगा कि वो निम्न में से किस शासक के यहाँ नवरत्न दरबार में रहते थे? तो नाइन ज्वेल्स नवरत्न किस दरबार में थे? तो देखिए, नवरत्न रखने वाले व्यक्ति हमारे यहाँ कौन कौन रहे? नवरत्न रखने वाला पहला व्यक्ति हमारे यहाँ रहा आपका चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, उज्जैनी दरबार में 9 रत्न होते थे। दूसरा व्यक्ति हम देखें
तो ये रहा अकबर जिसके यहाँ नवरत्न रहे। तो दो शासक हमारे इतिहास में ऐसे हुए हैं जिनके यहाँ नवरत्न दरबार में सुशोभित होते थे। एक राजा हमारे वहाँ हुए आपके कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो थे, इनके यहाँ अष्ट दिग्गज थे। ठीक है, तो यह अष्ट दिग्गज कवि थे। इनके पास कौन थे? ये अष्ट दिग्गज कवि रखे थे इन्होंने अपने यहाँ। तो ये रहे। ये क्वेश्चन हमारा अभी पीछे पैट में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। ये कहाँ पर थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड इसका आंसर था। अब देखिए इसमें कौन है? बीरबल इसके नवरत्न में थे, रहीमदास थे और टोडरमल। टोडरमल जो है हमारे, ये देखिए इसके इसके रेवेन्यू ऑफिसर हैं। कौन है ये? इसके रेवेन्यू ऑफिसर थे। और इन्होंने दहसाला पद्धति का विकास इन्होंने ही किया था। तो भूमि सुधार की दहसाला पद्धति का विकास टोडरमल ने, राजा टोडरमल, इनको राजा की उपाधि दी गई, राजा टोडरमल। यहाँ जो आंसर है हमारा वो है बैजू बावरा। तो बैजू बावरा इसमें आंसर नहीं है। बैजू बावरा आपके अकबर के नवरत्न नहीं थे। तानसेन कौन थे? तानसेन के नवरत्नों में शामिल थे अकबर के। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था, अकबर का समकालीन था। बैजू बावरा जो थे वो, देखिए बैजू बावरा आपके, बैजू बावरा जो है व्यक्ति, ये व्यक्ति बैजू बावरा जो है वो, बैजू बावरा जो है आपका ये ग्वालियर के राजा मानसिंह का दरबारी कवि थे बैजू बावरा। ठीक है, बहुत सारी किंवदंतियां इनके बारे में आती हैं कि एक बार तानसेन का और बैजू बावरा का मुकाबला कराया गया, एक कंपटीशन रखा गया और शर्त रखी अकबर ने कि जो हारेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा और जो जीतेगा वो अकबर के दरबार का राजकवि बनेगा। क्योंकि बैजू बावरा का काफी काफी पॉपुलरिटी बैजू बावरा की थी। बैजू बावरा जो थे, इनके जो गुरु थे वो वृंदावन के प्रसिद्ध कवि और भक्त, कृष्ण जी के परम भक्त हरिदास जी, हरिदास जी के ये शिष्य थे बैजू बावरा। तो कंपटीशन में आपका हुआ, कंपटीशन में कहते हैं कि तानसेन हार गए और तानसेन को मृत्युदंड सुनाया जाना था। तो बैजू बावरा ने इनको माफ किया और कहा कि इनको मृत्युदंड ना दिया जाए। और अकबर ने इन्हें प्रपोज किया कि आइए आप हमारे दरबार में रहिए। इन्होंने मना कर दिया। तो ये सब कहानी है, किंवदंतियां हैं, कहानी है ना। तो ये सब मिलता है बैजू बावरा के बारे में। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के देखिए दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी, अलकनंदा, यही इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका भागीरथी और अलकनंदा इसके क्या है हमारे स्रोत हैं। देखिए क्या होता है कि नदी निकल रही है हमारी गंगोत्री से, यहाँ गंगोत्री से, और एक नदी इधर से आ रही है हमारी जिसका नाम है अलकनंदा। एक नदी निकली अलकनंदा, अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये निकली आपकी भागीरथी, इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी निकलती है, यहाँ मिलती हैं और ये बनता है हमारा देवप्रयाग। क्या बना हमारा? देवप्रयाग। यहाँ से नाम पड़ता है इसका गंगा, और ये जाके अंत होती है कहाँ? बंगाल में, है ना। कहाँ? बंगाल में। तो गंगा कहलाती है। तो इस तरह से इसका आरंभ कहाँ से हो रहा है? भागीरथी से हो रहा है। अलकनंदा यहाँ पर हमारे क्या बनाती है? पंचप्रयाग। तो पंचप्रयाग बनते हैं अलकनंदा और भागीरथी के साथ मिलने से। यहाँ एक नदी जा रही है हमारी यमुना, तो यहाँ बनता है हमारा प्रयागराज। तो छठा प्रयाग हमारा कहाँ बना? इलाहाबाद जिसे हम बोलते हैं पहले, आज जिसे प्रयागराज बोलते हैं, यहाँ बनता है। और यहाँ हमारा टेहरी डैम, यहाँ पर कौन है? टेहरी डैम स्थित है। तो आंसर हमारा भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या होती जाती हैं? गंगा नाम से आगे जानी जाती हैं। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में हमारी गंगा क्या होती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। होली रिवर कहलाती है, पवित्र नदी कहलाती है गंगा। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर क्या होगा? देखिए एक सिद्धांत है देखने का, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं या हमें रंग किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो एक आपका मैकेनिज्म है, देखिए क्या है फिजिक्स का ये, कि जिस वस्तु पर जो रंग का प्रकाश पड़ता है
वो उसको रिफ्लेक्ट करता है और बाकी प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए सॉरी, होता क्या है, जिस जिस वस्तु में जो रंग होता है वो बाकी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके उस प्रकाश को, जिस वस्तु में जो रंग होता है वो बाकी प्रकाशों को एब्जॉर्ब करके जो उसके रंग, जो प्रकाश उसके अंदर है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से हमें रंग दिखाई देते हैं। जैसे पानी क्या करता है, पानी नीला रंग है ना, पानी क्या करता है, नीला रंग जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और हमें नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए तो हुआ क्या, इसमें लाल और हरे रंग पर हम जब हरा प्रकाश डालेंगे तो हरा रंग तो हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन लाल रंग किसी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा और इसलिए लाल रंग दिखाई नहीं देगा, और जो रंग दिखाई नहीं देगा वो हमेशा काला रहेगा। तो ऑप्शन देखिए काला और हरा, तो काला और हरे रंग में ये दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग क्या हो जाएगा, लाल रंग कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये काला दिखाई देगा। लाल रंग कब लाल दिखाई देगा, लाल रंग केवल लाल प्रकाश में और सफेद प्रकाश में लाल दिखाई देगा, बाकी सभी प्रकाशों में ये काला दिखाई देगा। दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब बनाने हैं, ठीक है, प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो देखिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1 से हम इसको निकालते हैं और इस तरह से हमारे प्रतिबिंब की संख्या मालूम पड़ जाती है। तो अब देखिए थीटा हम देखें तो 0 से होगा नहीं, वैसे इसमें देखिए आंसर तो इसका 90 आता है, ठीक है ना, कैसे आएगा देख लेते हैं। n बराबर 360 बटे 90 माइनस 1 है, 9 चौक कितने हो गए, 36 हो गए, ठीक है, 9 चौक n बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। तो क्या होगा, तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 90 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर हम रख देंगे तो हमें तीन प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ क्या है, ये यूएनओ, यूएनओ का सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल कितने सदस्यों के वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स को वीटो राइट प्राप्त है। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो हमारी है इसकी हम बात करें तो ये आपका यूएनओ का ही एक संगठन है, इसमें कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स में से आपके 5 होते हैं स्थाई और 10 होते हैं हमारे अस्थाई। जो अस्थाई होते हैं इन्हें 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये 2 वर्ष के लिए यहाँ चुनकर आते हैं। जो 5 स्थाई मेंबर हैं इनको प्राप्त होती है वीटो पावर, तो इनके पास वीटो पावर होती है। तो आंसर देखिए कितने हो गए हमारे, आंसर हो गया हमारा 5। ये 5 मेंबर कौन कौन से हैं, ये एक तो है यूएसए और देखिए दूसरा है रसिया, तीसरा मेंबर इसमें आपका है फ्रांस और चौथा मेंबर देखिए इसमें है इंग्लैंड और एक है हमारा चाइना, पड़ोसी मक्कार देश। तो पड़ोसी मक्कार देश चाइना है जिसके लिए हमने अपना वीटो पावर गंवाया था, वो अब हमें इसमें शामिल होने से रोक रहा है। तो भारत भी इसमें शामिल होने का कोशिश कर रहा है, जिसके लिए चाइना सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है, अपोजर बन के आया है, तो ये हमें इसमें एंट्री नहीं करने दे रहा है। देखिए ये वीटो पावर क्या है और सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ के 6 अंग होते हैं, 6 में से एक अंग है सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया भर में शांति की स्थापना इसका उद्देश्य है। अगर कोई व्यक्ति, कोई देश शांति या जबरदस्ती किसी देश पर हमला कर रहा है तो उसके लिए ये सुरक्षा उपाय करते हैं या फिर उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपस में भी काफ़ी मतभेद हैं, जो कि देखिए अमेरिका और रसिया एक दूसरे के एंटी हैं और वहाँ चाइना भी इस एंटी ग्रुप में शामिल है। तो इसलिए ये कोई खास निर्णय दुनिया में कर नहीं पाती है, बस आपस में झगड़े करके ही बैठे रहते हैं। तो ये तो आपका रहा सिक्योरिटी काउंसिल का मसला, ठीक है। इसने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। तो देखिए एक बार फिर से, पिछले साल भी जीता था और इस बार भी भारत ने इसको जीत लिया है। तो कोलंबो में नेपाल को हराकर, किसे, नेपाल को हराकर, ये दक्षिण एशिया में होता है, हराकर ये इन्होंने खिताब भारत ने जीत लिया है। तो इसका आंसर आएगा हमारा भारत। इस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। तो विद्यारथ ऑन व्हील्स यानी कि अब स्कूल जो होगा वो आपके द्वार तक पहुंचेगा। स्कूल अब जो है इस पर है, रथ पर चलेगा यानी गाड़ी में बैठ के चलेगा। वो व्यवस्था एक राज्य ने की है और उसका नाम है असम।
असम राज्य ने ना इसको क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। राजधानी क्या है, दिसपुर है। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के सीएम जिन्होंने किया है। अब विकलांग के जो हमारे विकलांग और कि विकलांग दिव्यांग जो हमारे विकलांग और कैसे हैं वो विकलांग गरीब अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है असम में। इसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के नियुक्त किया गया है। तो नए महानिदेशक देखिए अभी हमारे नियुक्त हुए हैं सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। इसको याद रखें कि आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है, संभवतः आ सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो कौन से अधिनियम का उल्लेख है? देखिए तो आप देखिए 21 ए संविधान का मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है और ये हमारा शिक्षा के अधिकार से है, जिसके लिए जद्दोजहद चल रही है। आप लगे पड़े हैं, इसको प्राप्त करके शिक्षा आपने प्राप्त कर ली है। अब आपको चाहिए रोजगार। अब आपको चाहिए रोजगार चाहिए, तो वो रोजगार आपको किससे मिलेगा? वो पढ़ के मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा। सरकार वैकेंसी निकालेगी, सरकार वैकेंसी निकालेगी और आप वो वैकेंसी को एग्जाम क्रैक करेंगे। एग्जाम क्रैक करेंगे और फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तब आपके घर में नियुक्ति बटेंगी। तो घर में नियुक्ति बंटवानी है, मोहल्ले वालों को जलाना है और अपने सीने पर वर्दी पहननी है। तो जुट जाइए, यही समय है दिन रात एक करने का और मेहनत करके उस जज्बे को प्राप्त करने का। ठीक है ना? तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे इस क्लास को आप देखते रहिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। अधिकांश क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। शिक्षा का अधिकार देखिए, मैं इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट देता हूँ। 21 ए को जोड़ा गया है 86वें संशोधन द्वारा। 86वें संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें हम देखिए शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त हुआ अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। शिक्षा आर्टिकल 45 को संशोधित करके, अनुच्छेद 45 को संशोधित करके शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया और यहाँ पर हमारा लागू किया गया है। इसके साथ ही देखिए आर्टिकल 51 ए में 11वां मूल कर्तव्य इसी अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो इस शिक्षा का अधिकार है, किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है देखिए 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बालकों को ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संघ में राज्यों के नाम, सीमा, नाम परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो देखिए ये अधिकार भारत का एक संघ है। संघ में आपके 28 राज्य शामिल हैं, 28 राज्य शामिल है और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं संघ में। और इन राज्यों को नाम को उसके नए राज्य बनाने का अधिकार हमारी केवल और केवल संसद के पास है। और ये आपका कर सकती है आर्टिकल 3 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा ये सब होता है। इसमें क्या होता है? सरकार राष्ट्रपति की अनुमति से एक प्रस्ताव लाती है, जो आपका राष्ट्रपति भेज देते हैं संबंधित राज्य को। राज्य फिर उसको यस या नो कह के भेजता है संसद को। संसद सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। तो फिर ये व्यवस्था पूरी हो जाती है, नाम चेंज हो जाता है। जैसे बंगाल ने कहा, ममता दीदी बोली कि भाई मोदी हमारे राज्य के नाम को बदल दो, है ना, हम राज्य का नाम चेंज करना चाहते हैं। और राज्य का नाम जो हमारा पश्चिम बंगाल है, राज्य हमारा पूरब में है। देखिए मजेदार बात है, राज्य पूरब में है और नाम क्या है? पश्चिम बंगाल है ना। पश्चिम में होता तो सही था, गुजरात को बोले पश्चिम गुजरात तो ठीक लगेगा, चलो ठीक है पश्चिम में है, लेकिन राज्य तो पूरब में है और नाम क्या है? पश्चिम बंगाल है। तो उन्होंने कहा नाम चेंज कर दो, हमारा नाम कर दो बांग्ला। क्या कर दो? बांग्ला कर दो। सरकार ने कहा भाई नहीं करेंगे, इससे हमें बांग्लादेश की खुशबू आती है। नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। संसद मना कर सकती है, सरकार इस प्रस्ताव को मना भी कर सकती है। तो ये सब हो सकता है। ठीक है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए रबर जो है हमारा एक क्या है? प्लांट से आता है। क्या से आता है? तो एक प्लांट होता है रबर का। ये जो प्लांट है रबर का वो कहाँ का है? ब्राजील मूल का है। किसका है? ब्राजील। ब्राजील ओरिजिन का पौधा है आपका रबड़। रबड़ तो लेटेक्स से, रबड़ की किससे? हमारे लेटेक्स से ये प्राप्त होती है, रबड़ प्राप्त होती है रबड़। अब कौन सा राज्य देखिए, तो इसमें केरल नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर कौन होगा?
केरल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें केरल, केरल है, फिर तमिलनाडु है, और उसके बाद हम देखें तो कर्नाटक। ये राज्य हमारे क्या हैं, रबड़ के उत्पादक राज्य हैं। असम, असम चाय का बड़ा उत्पादक देश राज्य हमारा, किसका, असम किसका है, चाय के लिए है, सॉरी, चाय के लिए। तो असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कर्नाटक देखें तो हमारा काजू के लिए, किसके लिए है, काजू वगैरह के लिए है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा बड़ा नियोक्ता है। तो महिलाओं, हम देखें तो महिलाएं, अगर देखें सेकंड, महिला देखें तो प्रौद्योगिकी में कौन से नंबर पर आती हैं हमारे रोजगार प्राप्त करने में, तो इसका आंसर है दूसरा। देखिए दूसरा है, जबकि कृषि हमारा जो है वो फर्स्ट सेक्टर है जहाँ पर महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, तो यहाँ सेकंड आएगा। इस मंत्रालय ने जलदूत परियोजना को लॉन्च किया है। जलदूत पर जो परियोजना है हमारी, ये देखिए आपके अंडरग्राउंड पानी के सर्वेक्षण का एक ऐप है, ठीक है, सर्वेक्षण की एप्लीकेशन है। तो अंडरग्राउंड पानी को जांचने की, उसके वाटर के लेवल को चेक करने के लिए ये लाया गया है, और ये लाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय गांव में जो हमारे कुएं हैं, तालाब हैं, और नीचे जो अंडरग्राउंड पानी है उसके लेवल को, उसकी क्षमता को चेक करने के लिए, जांचने के लिए ये मंत्रालय ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चरखा देखिए गांधी जी, किसका है, गांधी जी का प्रतीक बन गया है चरखा, है ना। उन्होंने इसको निकलवाया, और बाहर निकालो चरखे को, चरखे से हम क्या करेंगे, भारत में स्वाभिमानता लेकर आएंगे। तो इस स्वाभिमानता का प्रतीक था चरखा। और ध्यान रखें, स्वाभिमानता तब आती है जब आपके पास अपनी चीज होती है। जब आपके पास कपड़े जो पहनने वो आपके अपने हैं तो आप स्वाभिमान से कह सकते हैं, और जब आप किसी पड़ोसी से मांग के पहन के जाएंगे तो आप उसमें स्वाभिमान नहीं दिखा पाएंगे। तो हम यही कर रहे थे अंग्रेजी काल में। हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, जो कपड़ा हमारे यहाँ बनता था वो बंद हो गया, अब वो इंग्लैंड से बन के कपड़ा आ रहा है। अंग्रेजों ने आपकी पूरी इंडस्ट्री चौपट कर दी, आपके सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए, और आपको बना दिया मजदूर, पूरे आओ फैक्ट्री में काम करो। इससे क्या हुआ भारतीय बड़े खुश हुए, महीने सैलरी मिल रही है बढ़िया, ठीक है, मजदूरी दे रहे हैं, 10 गालियाँ खा रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। उससे पहले हम क्या थे, उससे पहले हम मालिक थे, घर घर में आपके आपके जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। दुनिया भर का माल हमारे से पैक होके यूरोप में बेचा जाता था। ये लोग बड़ा, है ना, ये सब बिचौलिया थे पहले, अब हमारे यहाँ मालिक बन गए। तो अब इन्होंने क्या कहा, गांधी जी बोले ऐसा करो, चरखा निकालो, कपड़े खुद बुनो, अपने हाथ से करो, और स्वाभिमान लेकर आओ, तभी आप लड़ाई लड़ पाओगे। तो देखिए गांधी जी के आपके प्रिय शिष्य थे जेबी कृपलानी, इसका आंसर है जेबी कृपलानी ने किताब लिखी है चरखा ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। जेबी कृपलानी देखिए ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और ये जब हम आज़ाद हुए तब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। पवनार आश्रम का संबंध किससे है, बताओ, पवनार आश्रम का संबंध किससे है। तो पवनार आश्रम का संबंध देखिए हमारे विनोबा भावे जी से है, प्रसिद्ध गांधीवादी समाजवादी नेता प्रसिद्ध गांधीवादी सुधारवादी समाजवादी नेता विनोबा भावे से इसका संबंध है। ये प्रथम, इन्होंने यहीं से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, और सत्याग्रही बने, ध्यान रखें कहाँ से बने थे, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, कहाँ पर है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर ये पहले सत्याग्रही यहाँ से हुए, शुरू हुए। विनोबा भावे ने भारत में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया, ठीक है, एक बार में क्वेश्चन आया था ये। भूदान आंदोलन उन्होंने शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है, हमारे विनोबा भावे हैं। क्रमी बॉम्ब्स होते हैं हमारे, इनके द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो बॉम्ब्स हमारे गंदी जगह में जाते हैं, कीचड़ वाली गंदी जगह जाने पर ये हमारे पैरों से या बाकी किसी और वजह से अंदर पहुंच जाते हैं और हमको फाइलेरिया कर देते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, तो फाइलेरिया इसको बोलते हैं आपका एथलीट फूड कह देते हैं। तो इसे हाथी पाँव भी इसको कह देते हैं, इसमें पाँव बहुत मोटा सूख जाता है, इससे ही होता है हमारा फाइलेरिया होता है। मलेरिया आप देखिए कैसे होता है, तो मलेरिया देखिए प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, बैक्टीरिया से।
और ये पहुंचता है आपका मादा मच्छर से। एनाफिलीज मादा मच्छर आपका खून चूसती है और आपको ये मलेरिया देके जाती है, और फिर डॉक्टर आपसे पैसे चूसता है। खसरा देखिए, ये वायरस से होने वाला रोग है। खसरा तपेदिक को हम बोलते हैं टीवी। ध्यान रखें, टीवी बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? टीबी है। तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं इसको, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बीमारी होती है। टीबी भारत में एक महामारी है। टीबी अगर किसी की ऑन है, मतलब खांसी रहा है, तो मान लो ऑन है उसकी टीबी, अगर 8 दिन से ज़्यादा व्यक्ति खांस रहा है तो टीबी ऑन हो गई है। और टीबी अगर ऑन है तो वो व्यक्ति दूसरे का टीबी भी ऑन कर सकता है। इसलिए दूरी बना कर रखें, बच के रहें, सांसों से दूर बच के रहें, उसके कपड़ों के, उसके रुमाल, उसके तौलिया का यूज ना करें, साथ खाएं पिए ना। ये कैसी बीमारी है? इन्फेक्शस डिसीज है, ये आपको उड़ के लग सकती है। इसे बोलते हैं संक्रामक रोग। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। और ठीक है, ये जुलाई में ये प्रस्ताव रखा गया था, है ना। जुलाई 1942 वर्धा में ये प्रस्ताव रखा गया, वर्धा में। और ये हमारा आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा डू और डाइड, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में गांधी जी ने दिया था। तो ये घटना हमारी रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 46 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी है। ये गुफाएं कहाँ पर हैं, कहाँ से खोजी गई हैं? तो देखिए, ये गुफाएं हमारी मध्य प्रदेश में है। आंसर क्या है इसका? मध्य प्रदेश में गुफाएं खोजी गई हैं। महाराष्ट्र में जो गुफाएं हमारी हैं वो हैं अजंता। अजंता की कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं अजंता में थी। और यहाँ पर हमारी बाघ की गुफाएं भी हैं। तो ये गुफाएं कहाँ पर हमारी? महाराष्ट्र में है। तो आंसर जो हमारा क्वेश्चन का है वो है एमपी। एमपी में ये गुफाएं खोजी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट रहा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए।